नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट फर्स्ट को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है कि पूंजीगत व्यय के लिए उपगत किया जाता है। तो दी राइट आंसर है इसका परिसंपत्ति की दक्षता में सुधार। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द एसेट। ग्रीन कलर में जो दे रखा है वही राइट आंसर है। नेक्स्ट है एज पर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? रेवेन्यू मैच किए जाते हैं उसी पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ ताकि पता किया जा सके प्रॉफिट और लॉस को। मैचिंग कंसेप्ट ये आपको बताता है। सही आंसर है इसका मैचिंग। नेक्स्ट है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। यानी आप लाभ का अनुमान नहीं लगाते परंतु सभी संभावित हानियों के लिए आप कहीं ना कहीं एक प्रोविजन बनाकर रखते हैं। ये आपको कहता है प्रूडेंस, और इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ गुड्स आर टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। इज अकाउंट आपको कौन सा डेबिट करना पड़ेगा? देखिए ड्राइंग लिया जाएगा कि पर्सनल यूज के लिए है, प्रोप्राइटर के द्वारा निकाले जा रहे हैं अगर कोई सामान, तो ड्राइंग्स में आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पीरियड्स इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच ए बिल इज ड्रॉन एंड दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड। यानी जिस तारीख को आपका कहीं ना कहीं जिस तिथि पर वह बकाया हो जाता है और जिस तिथि के बीच की अवधि पूछी जा रही है जिसमें किसी बिल को बनाया जाता है, तो बिल को बनाने और बिल को के बकाया होने के बीच की जो अवधि है उसको कहा जाता है एक बिल की अवधि, टर्म ऑफ ए बिल। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ कैश सेल 1,00,000 रुपए की, क्रेडिट सेल 50,000 की, खर्चे हो रहे हैं 40,000 रुपए के और जिसमें से 10,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है अभी भी, तो प्रॉफिट पूछा गया है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यानी उधारी वाला जो कंसेप्ट है, सिस्टम दो तरीके के सिस्टम होते हैं, कैश वाला एक एक्रूअल वाला मेनली जो होते हैं। तो आप निकाल लीजिएगा 1,10,000 इसका आंसर निकल कर आएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको अलग वीडियो बनाकर उसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपके लिए। पर यह है कि जितने न्यूमेरिकल्स हैं सब दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनको सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं बनते हैं तो मैं बनाऊंगा उनको। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए पब्लिक जो होती है वो एक्सटर्नल यूजर होती है और यहाँ पे इंटरनल यूजर आपके पास एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और ओनर है, तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर एक्स परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर हिज सन ऑन क्रेडिट। उधार पर खरीद रहे हैं मोटरसाइकिल मिस्टर एक्स, है ना, और रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेज ऑफ एसेट। बिजनेस की बुक्स में बिजनेस का एसेट बनाकर दिखाना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये वायलेट किया है प्रिंसिपल इन्होंने, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इसको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। सही जवाब आपका अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल था। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, जी हाँ दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आता। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, परचेज, रेंट, एक्सपेंडिचर, ये सब नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, पर ड्राइंग्स कभी भी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मीन्स। डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या शो करता है? तो देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका बीआरएस वाले चैप्टर से लिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं डेबिट बैलेंस कैश बुक का क्या दिखाएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, तभी तो आप कहीं ना कहीं मैच करते हैं, है ना। तो पासबुक और कैश बुक दोनों को मैच किया जाता है ताकि आप सही सही उसके कारणों का पता लगा सकें। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन देखिए चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो प्लांट एंड मशीनरी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रेडिट सेल 10,000 रुपए की राम को वॉज रिकॉर्डेड कर ली गई, उसको बताइए कितने, एक जीरो और बढ़ा के दिखा दिया 1,00,000 में। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? तो देखिए सेल्स को आपने क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। 90,000 से ज़्यादा कर दिया था ना आपने सेल्स को, तो क्रेडिट, तो यहाँ पे 90,000 से डेबिट करेंगे, सही हो जाएगा। और राम को देखिए कितने से करना पड़ेगा, 90,000 से भी, तो टू राम अकाउंट 90,000, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है पर इस वाले केस में डेबिट होगा सही करने के लिए, और राम को आपको क्या करेंगे, 90,000 से क्रेडिट। When the bill is retained till maturity and when the drawer या पेई रिसीव करता है वो अमाउंट, अकाउंट टू बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर या पेई की बुक्स में कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? तो कैश और बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, जब बिल परिपक्वता तक रखा जाता है और जब आहारता प्राप्त करता है को राशि प्राप्त होती है, तो आहारता या प्राप्त करता की बहियों में नामे किए जाने वाला खाता होता है नकदी या बैंक खाता। चलिए एक्सपेंडिचर
इनकर्ड ऑन फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, डेबिट किया जाएगा। देखिए जब भी आप कोई मशीनरी इंस्टॉल करवाते हैं उस पर किराया भाड़ा जो दिया जाता है, उस ढुलाई माल ढुलाई दी जाती है, तो वो डेबिट की जाती है सब मशीनरी खाते में। तो इसका सही आंसर मशीनरी खाता। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, कौन कौन शो करेगा, तो बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन शो करने का काम करता है कंपनी की। अगला है इज द पर्सन नेम्ड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू हुम द अमाउंट इज पेबल। तो देखिए पेई, पेई वो बंदा होता है जो कहीं ना कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, जिसको अमाउंट क्या है दिया जाना है, जिसे राशि देय होती है, वह व्यक्ति जिसका नाम विनिमय पत्र में दिया जाता है और जिसे राशि देय है, पेबल है। तो पेई इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बीआरएस, बीआरएस से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आए थे, और बीआरएस प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंसेस किसके लिए, अभी बताया था आपको, बैंक बैलेंस कैश बुक का, बैंक बैलेंस बैलेंस एज पर पासबुक का। दोनों को आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं उसके बीच के अंतर को पता करना है कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये इनमें बैलेंसेस में डिफरेंस शो कर रहा है। तो उसको रिकनसाइल किया जाएगा, उसका समाधान निकाला जाएगा इनके मतभेदों के बीच का। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड विद द बैलेंस एज पर पास बैंक स्टेटमेंट या पासबुक। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। देखिए एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू एसेट की आखिर में इकोनॉमिक ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ क्या कही जाएगी, अपने आर्थिक जीवन के अंत में किसी परिसंपत्ति के साध्य मूल्य को अवशिष्ट मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्रैप वैल्यू। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट सेल 20,000 रुपये की शाम वॉज रिकॉर्डेड एज, देखिए फिर से एक जीरो ज़्यादा लग गया, 2 लाख रुपए में दिखा दी गई। तो ये एग्जाम्पल है किसका, रिकॉर्ड करने में गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो अभिलिखित त्रुटि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ गुड्स आर सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000 अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, देखिए मिस्टर एक्स का खाता आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गुड्स क्या है, आपने बेचे हैं मिस्टर एक्स को, उधार पर बेचे हैं 10,000 के, है ना। तो किसका खाता आपने डेबिट किया जाना है, मिस्टर एक्स कौन है ना। तो रिसीवर, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो गुड्स, यदि मिस्टर एक्स को सामान आप 10,000 रुपये के ऋण पर बेच रहे हैं, उधार पर बेच रहे हैं, तो नाम तो याद रखना पड़ेगा ना। चलिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा लाभ का एक विनियोजन होना चाहिए, तो जनरल रिजर्व, सामान्य आरक्षित निधि। when the bills are drawn and accepted without any consideration with a help to help the parties involved, इसको क्या कहा जाएगा, इसको निभाव बिल कहते हैं, accommodation बिल। जब बिल्स ड्रॉ किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे बिना किसी कंसिडरेशन के, विद ए व्यू टू हेल्प द पार्टीज इन्वॉल्व, इट इज कॉल्ड accommodation बिल। जब एक बिल को इसमें शामिल पक्षकारों की सहायता के लिए विचार के बिना बनाया या स्वीकार किया जाता है, तो इसे निभाव बिल, accommodation बिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसा वो अमाउंट जो विड्रॉ किया जा रहा है या गुड्स लिए जा रहे हैं प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज़ के लिए, अभी ड्राइंग्स पीछे ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो देखिए अंडरस्टैंडेबिलिटी वो विशेषता होती है जो कि कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है तब जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है। तो जब भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट होगी, समझ जाइएगा इसका राइट आंसर अंडरस्टैंडेबिलिटी है। चलिए एंट्रीज पहली बार कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मूल प्रविष्टि की बही में रिकॉर्ड की जाती हैं। एरर्स जो कि अराइज होते हैं ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्ड कर दिया, गलत पोस्ट कर दिया, गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ये सब क्या है, एरर्स है, कमीशन वाले एरर्स हैं, कार्य संबंधी त्रुटियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन एज्यूम करता है लाइफ ऑफ बिजनेस इज, कहता है कि बिजनेस जो है वो असीमित काल के लिए है, तो इन्फिनिटी पीरियड, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक्स इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, देखिए ऐसी बुक्स जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, लेजर होता है, सारे के सारे खाते आ जाते हैं इसके अंदर। शोज द क्रेडिट बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक ऐसा है जो कि आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, है ना, लाइबिलिटी है, और ये क्रेडिट बैलेंस शो करने का काम करेगा। तो जबकि ड्राइंग जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल में से माइनस होता है, कैश बैंक एक एसेट्स हैं तो ये डेबिट बैलेंसेज है, जबकि क्रेडिट बैलेंस अपना बैंक ओवरड्राफ्ट खाता है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने सेकंड पार्ट की, इसी में ही देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। पहला है क्वेश्चन आपके सामने कि एसेट्स ओन्ड और लायबिलिटीज ओव्ड एज ऑन द डेट आर शोन, इनको कहाँ दिखाएंगे आप, तो बैलेंस शीट में ही तो दिखाएंगे, और कहाँ दिखाया जाएगा। चलिए दूसरा क्या, नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो देखिए सिस्टम फेलियर, जी हाँ दोस्तों, सिस्टम फेलियर एक तरीके से कोई एडवांटेज थोड़ी, डिसएडवांटेजेस है। प्रणाली अगर विफल हो रही है तो डिसएडवांटेज है, जबकि स्पीड, MIS रिपोर्ट, रियल टाइम यूजर इंटरफेस, ये सारी की सारी एडवांटेजेस बेनिफिट्स आ जाते हैं। बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस,
शो किया जाता है। कहाँ शो होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ही शो होगा, तो सभी लोगों को पता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टू एक्सपेक्ट वेल फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डाटा फ्रॉम एक्सेस डाटाबेस वी में यूज, हम यूज करते हैं किसको? रिपोर्ट को। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम एक एक्सेस डाटाबेस से एक अच्छी तरह से स्वरूपित मुद्रण योग्य डेटा प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? हम रिपोर्ट का ही तो यूज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर दिया गया है ट्रायल बैलेंस के, तो दिखाया जाएगा दो जगह पे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट बैलेंस शीट में। अगर अंदर दिया हो जाता है तो एक ही जगह, और बाहर दिया है तो दो जगह। चलिए, एक्सपेंडिचर विच आर लाइकली टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जी हाँ दोस्तों, ऐसे खर्चे जो कहीं व्यय ऐसे व्यय जो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट देते हैं एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका सही आंसर है। जैसे कि मैं बोल दूं एडवर्टाइजमेंट वाला खर्चा, तो एक साल में तो आप नहीं कर पाते हैं उसको, सारा का सारा खर्चा एक ही साल में थोड़ी कर देंगे एडवर्टाइजमेंट पे, तो वो आने वाले 5 सालों तक हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज सिंटेक्स चेक किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर, यानी भाषा के सिंटेक्स की जांच, भाषा के सिंटेक्स की जांच भाषा संसाधित सॉफ्टवेयर द्वारा की जाती है, लैंग्वेज प्रोसेसर द्वारा की जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए। बिल्डिंग की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है आपको, और बिल्डिंग की स्टार्टिंग ईयर की आपको अमाउंट दे रखा है ओपनिंग वाला, और एडिशनल दे रखा है 50,000, डेप्रीसिएशन कुछ 10,000 लगी है। तो यहाँ पर आपने क्या हो जाएगा भाई, 1.5 लाख माइनस 10 मतलब 140 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अल्दो अपेयर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स ऑफ दी बिजनेस। तो ये देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होते हैं? अपेयर किए जाते हैं एसेट साइड पे भी, मिसलेनियस वाली हेडिंग के अंदर। और ये जो है एसेट्स सही मायनों में तो एसेट होते नहीं है भाई, एडवर्टाइजमेंट वाला खर्चा कोई एसेट थोड़ी है, पर कहीं ना कहीं एसेट्स में दिखाए जाते हैं ये, है ना। तो एसेट नहीं होते बिजनेस के, पर फिर भी दिखाए जाते हैं एसेट्स में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स डिजाइन टू ट्रांसफर फाइनेंशियल एंड अदर डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी संसाधनों का एक संग्रह है। कौन? लेखांकन सूचना प्रणाली, जिसे वित्तीय और अन्य डाटा की को जानकारी बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन, देखिए दिखाया नहीं जाता इक्विटी और लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी बताया था पीछे, वो एसेट साइड में दिखाया जाता है, जबकि करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ओनर्स फंड, ये सब कहाँ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड में आते हैं। इज नॉट एन अकाउंट बट ओनली ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अकाउंट तो है ही नहीं, ये तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट ही तो है, एक स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं। तो देखिए ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एसेट्स जो कि दोबारा से बेचने के लिए, रीसेल के लिए, कैश में कन्वर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, आर शोन अंडर दी हेडिंग, कौन से हेडिंग में? तो करंट एसेट्स वाली हेडिंग में। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हेल्प फॉर रीसेल और फॉर कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बस ये है कि एक साल के अंदर अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है, आप आराम से इजीली कर सकते हैं, जबकि फिक्स एसेट जो है लंबे समय के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन फील्ड्स यूज्ड इन ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर कॉल्ड। तो की फील्ड्स, जी हाँ दोस्तों, की फील्ड्स जो है वो कॉमन फील्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप बताती हैं टेबल्स के बीच का। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए किसमें से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो देखिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिपेयर्स में मेंटेनेंस करा रहे हैं आप फिक्स एसेट्स की, है ना, वो आपको रेवेन्यू निकाल कर देते हैं, तो रेवेन्यू में जनरेट करने में हेल्प करते हैं, तो वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है ना। तो ये आपके खर्चे हैं जो होते रहते हैं भाई, रिपेयरिंग मेंटेनेंस तो मांगता ही है कोई भी फिक्स एसेट्स। अब आगे क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम जो है विच अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कौन सा अकाउंट मेंटेन नहीं होता? तो भैया 3 तरीके का अकाउंट होते हैं अपने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और जो पर्सनल वाला है वो मेंटेन नहीं होता है, पर्सनल वाला मेंटेन होता है, रियल नॉमिनल मेंटेन नहीं होता है सिंगल एंट्री में। जबकि आप देख पाते हैं कि भाई जब आजकल तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चलता है, और उसमें तीनों के तीनों पर्सनल, रियल, नॉमिनल आते हैं, अगर वो पूछा जाता है डबल एंट्री। पर यहाँ पर तो आपसे पूछा जा रहा है सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री में रियल नॉमिनल का कोई काम नहीं है ना। ये ज़्यादातर जो है छोटे दुकानदार बनाने का काम करते थे और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन ऑर्डर टू रिट्राइव सेलेक्ट डाटा मीटिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल्स ऑफ एक्सेस डाटाबेस वी में यूज ऑफ, यानी एक्सेस डाटाबेस की 2 अलग अलग तालिकाओं से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हुए चयनित डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? हम क्वेरी का उपयोग करते हैं, प्रच्छा। जी हाँ दोस्तों, इसको क्वेरी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट,
इफ कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी दे भाई 1,00,000 रुपए, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 90,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक अपेयर किया जाएगा कहाँ अपेयर होगा भैया, तो 90,000 रुपए जो है वो फाइनल अकाउंट्स में अपेयर होगा, कहाँ अपेयर होगा फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो विच एवर इज लेस, इसे याद रखना आपको बस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट को निकालने के लिए फॉर्मूला था, और ये अपना आखिर में आता है चैप्टर, जब आप क्लास 11th बुक उठा के देखेंगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो भी आपने कैपिटल आखिर में बची ड्राइंग को आपने क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और एडिशनल जो भी इंट्रोड्यूस की है न्यू कैपिटल उसको फ्रेश कैपिटल उसको माइनस करने का काम करते हैं, और ओपनिंग कैपिटल उसको भी माइनस कर देते हैं। तो याद रखिए क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग दोनों जुड़ जाएंगी, और नई जो कैपिटल है फ्रेश या इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल है दिया होगा क्वेश्चन में तो माइनस कर देना, और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना, प्रॉफिट आपके सामने निकल कर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नॉट येट पेड आर अकाउंटेड बिकॉज ऑफ। तो देखिए एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि उपगत खर्च जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उन्हें लेखा में प्रोद्भवन संकल्पना कारण लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक्रूअल कंसेप्ट में आ जाता है, यानी ये उधारी वाला सिस्टम होता है बेसिकली। अब आगे क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फॉलो करती है कौन सा, गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो है ना, तो GIGO यहाँ पे गार्बेज इन गार्बेज आउट का प्रिंसिपल फॉलो करती है, विच नेसेसिएट्स दैट इनपुट टू द IT बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, यानी और ऑथराइज्ड हो, यानी सटीक पूर्ण और अधिकृत हो। चलिए अब अगला देखते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट डोनेशन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के क्वेश्चंस भी होंगे, तो अच्छा है ये पार्ट भी, हमारा थर्ड पार्ट है ये हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो देखिए कंपनी रिडीम करती है डिवेंचर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स को इशू करती है इन ल्यू ऑफ डिवेंचर्स, इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्शन, यानी आप कन्वर्ट कर रहे हो, रूपांतरण कर रहे हो। जब कंपनी ऋण पत्र डिवेंचर के बदले में इक्विटी शेयर जारी करके अपने ऋण पत्रों को पुनः प्राप्त करती है तो इसे कहते हैं क्या, इसे रूपांतरण कहते हैं, और इसको कन्वर्शन कहा जाता है इंग्लिश में, द्वारा ऋण पत्र की पुनः प्राप्ति मोचन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा रेशियो जिसमें पार्टनर्स शेयर करते हैं सारे के सारे अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स इन चेंज ऑफ, जब PSR बदलता है तो किस शेयर में, और पुराना लाभ साझा करने का अनुपात, यानी ओल्ड प्रॉफिट PSR में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगला क्वेश्चन, ए और बी पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:1 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2020 वो एग्री करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है 2:1 रहेगा। तो ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी गेन करेगा सेक्रीफाइस करेगा, ये बताना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आएगा गेनिंग, यानी 1/12 आपका निकल के आएगा अभी लाभ। तो यहाँ पे बी का आपका बी गेन कर रहा होगा, और कितने से 1/12 से। कर लीजिएगा सॉल्व, और बाकी मैं बता ही दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। इन पार्टनरशिप इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट हमेशा शो करता है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस शो करने का काम करता है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल जो ऑलवेज अकाउंट शो करेगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कौन सा शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस, याद रखिएगा। शेयर होल्डर्स रिसीव करता है, देखिए जब भी शेयर होल्डर कोई इन्वेस्ट करता है दूसरी कंपनी में तो उसको बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड की तो आशा रहती है उसको, लाभांश की। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6, डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, मॉर्टगेज डिवेंचर्स, बंधक ऋण पत्र कहा जाता है। NPO वाले चैप्टर से है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ऑफन कॉल्ड, इनको ट्रस्टीज कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यासी, ट्रस्टी। एज पर सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो फिक्स किया गया है वो किया गया है 90% इशूड शेयर कैपिटल का। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म थी सेबी की। ए और बी पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का काम करते हैं 5:3 में। ऑन एडमिशन सी लाता है 70,000 रुपये कैश जब भी माफ़ कीजिएगा, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो 70,000 रुपये जो है वो कैश के तौर पे लाता है, और कुछ गुडविल भी लाता है। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं आप इसको। तो 43,000 रुपये लेके आया अगेंस्ट गुडविल। तो यहाँ पर क्या है, न्यू प्रॉफिट रेशियो में ABC उसका 7:5:4 का है, तो सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे, तो पुराने पार्टनर जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो ए भी किस रेशियो में करेंगे, ये निकालिएगा, इसका सॉल्व करिएगा, और इसका राइट आंसर आएगा 3:1। कोई दिक्कत होती है मुझे बताइए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करता है किस रेशियो में, ओल्ड में से जब आप नए न्यू को माइनस करते हैं, ओल्ड में से पुराने अनुपात में से नए अनुपात को जब आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा।
चलिए अब आगे देखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सेक्रीफाइस कौन करते हैं? पुराने पार्टनर्स। तो इसी वजह से याद रखिएगा, पुराने पार्टनर करते हैं इसलिए पुराने में से नया माइनस करना है, बस इतनी सी बात है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या है? देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एक नॉमिनल खाता है, एक प्राधिकृत खाता है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं बराबर बराबर, जेड एडमिट किया गया 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट में, एंड ड्यूरिंग एडमिशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो था वो 6000 का था, अमाउंट जो है क्रेडिट किया जाएगा मिस्टर एक्स को एज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर निकल के आएगा 3000 रुपये। चलिए अंडर विच मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन गुडविल कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म्स। तो यहाँ पर ये सारे के सारे मेथड्स ये गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए दे रखे हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए होता है, जिसमें गुडविल कैलकुलेट की जाती है सरप्लस प्रॉफिट के बेसिस पे, जो भी हमने अर्न किया है इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म। दूसरी फर्म ने जो भी एवरेज प्रॉफिट अर्न किया और हमारी फर्म में जो सरप्लस प्रॉफिट अर्न किया, उसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे और इसी को कहेंगे आप सुपर प्रॉफिट मेथड। उत्तम लाभ विधि सीक्वेंस इन विच द शेयर कैपिटल रिफ्लेक्ट करेगी बैलेंस शीट में क्या? तो ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो ये आपका चूजन ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। ए बी सी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर करते थे 5-2-1 में। नया रेशियो जो है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी इज 5:2। गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो गेनिंग निकालने के लिए नए में से पुराने को माइनस कीजिएगा, आपका राइट आंसर 5:2 आ जाएगा। निकाल सकते हैं आराम से। एक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग खर्चे कभी भी नहीं दिखाया जाता है, नेवर शोन बाय एन एनपीओ इन रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो एक्रूड इनकम या जितने भी आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग खर्चे ऐसे खर्चे जिनको आपने अभी पे नहीं किया है ना, और एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो आप दूसरों को सर्विस दे दी है पर आपको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है, तो ये कभी भी नहीं दिखाए जाते हैं एनपीओ के द्वारा। कहाँ? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। चलिए यूजुअली डिबेंचर जो है इशू करते हैं स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं कूपन रेट। क्या कहते हैं? कूपन दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी प्रॉफिट शेयर करने का काम करते हैं, 5-4-1 का रेशियो है। प्रॉफिट जो है वो इन्होंने कमाया था 1,00,000 रुपये 31 मार्च 2010 की एंडिंग में। बी डाई करता है, मर जाता है 30 जून 2010 में। बी का प्रॉफिट शेयर करने का जो शेयर होगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे वो कितना होगा? कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर है इसका 10,000 रुपये। चलिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिफ्लेक्ट किया जाता है बैलेंस शीट की हेडिंग में, किस हेडिंग के अंदर? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो जहां रिजर्व्स एंड सरप्लस है वहीं आ जाएंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी। चलिए पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर रखा है, तो ऐसे केस में पार्टनर्स का लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब अलाउ किया जाएगा 6%, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट एसआई पर। अब देखिए किसी को 6% तो याद रहा होगा, पर किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पे करना था, है ना, पर एनम था या कंपाउंड था, इसमें बच्चा घबरा जाता है। तो कभी कभी इस पर ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे ही होता है ये। हाउ मच पेबल अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ ए क्लब के 400 मेंबर्स है, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 वर ₹2,000। तो 40,000 रुपये इसका सही जवाब क्या होगा? 40,000 रुपये। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी अलाउ नहीं की जाती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं की जाती है। कोई भी पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं की है और वो रिटर्न में नहीं है, ऐसे केस में आईओसी देने का सवाल बनता ही नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरीके का रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट होता है, एक पर्सनल होता है, एक नॉमिनल होता है। जितने तरीके के एसेट्स होते हैं सब रियल अकाउंट में आने का काम करते हैं। तो इसमें सही जवाब है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल खाता है, एक वास्तविक खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं। तो आय और व्यय खाते केवल राजस्व संबंधित प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। तो राजस्व संबंधित प्रकार के रिकॉर्ड रखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? आय और व्यय खाते केवल राजस्व यानी रेवेन्यू नेचर के होते हैं और उनका ही रिकॉर्ड रखा जाता है इधर। चलिए पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, ऐसे केस में प्रॉफिट जो डिवाइड होगा पार्टनर्स में वो बराबर बराबर होता है। अगला है चैरिटेबल क्लब है, रिसीव करती है सब्सक्रिप्शन
1,00,000 का। अमाउंट रिसीव किया गया एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए 6,000 का। अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 8,000 है। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सही आंसर है 1,02,000। रिजर्व कैपिटल पार्ट है किसका? कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी रिजर्व कैपिटल एक पार्ट है। किसका पार्ट है? केवल कंपनी के परिसमापन पर उपलब्ध कराई गई पूंजी का। अगला 28वां, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में डोनेशन जो भी रिसीव करते हैं आप स्पेशल पर्पस के लिए, वो क्रेडिट की जानी चाहिए सेपरेट अलग खाते में, और बैलेंस शीट के अंदर उसको दिखाया ही जाना चाहिए। अगला हमारा चौथा पार्ट आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से सवाल है हमारे पास कि इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैश और कैश के इक्विवेलेंट का, यानी कैश इक्विवेलेंट जो कैश के बराबर हैं, फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। इसको कहेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, कहने का काम करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 आया था, पहले 1956 था। तो बैलेंस शीट कंपनी की रिक्वायर्ड बनाई जाती है, अब किस फॉर्म में बनती है? वर्टिकल फॉर्म में बनने का काम वो करती है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट किसको रेफर करता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट्स को। किसको रेफर करता है भैया? डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए होता है, वर्ड यूज किया जाता है डेप्ट वर्ड। डिविडेंड पे करती है फाइनेंशियल कंपनी, इसको ट्रीट किया जाएगा एक फाइनेंशियल एक्टिविटी, यानी वित्त पोषण गतिविधि। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल कंपनी, ट्रीट किया जाएगा उसको एज ए फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसका एग्जांपल है? एक्टिविटी रेशियो का। स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसका एग्जांपल है, उदाहरण है? एक्टिविटी रेशियो का। विच विल बी द अमाउंट ऑफ जीपी इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ₹6 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है 20% कॉस्ट का। निकाल लीजिएगा, कॉस्ट को एक्स मान लीजिएगा और 20% उसका निकालिएगा, ठीक है। और जीपी कैसे निकलेगा? देखिए फॉर्मूला उसके लिए यूज़ कीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस जीपी, और सेल्स को आप रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर आएगा 1,00,000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? तो फाइनेंशियल एनालिसिस का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर है टू मिस अप्रोप्रिएशन दी एसेट्स ऑफ द कंपनी। मिस अप्रोप्रिएट, गलत उपयोग करना कोई उद्देश्य कभी हो सकता है क्या? तो ये नकारात्मक भाव है, और नकारात्मक जितने भी आंसर होते हैं वो तो कभी होते ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो उद्देश्य लिए तो सब सकारात्मक लिए जाएंगे। फर्म के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, जी हाँ बिल्कुल सही है। फर्म की चल निधि स्थिति की जांच करना, और ये भी सही है। और व्यापार की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के कारणों का पता लगाना, यानी आइडेंटिफाई करना रीजंस को जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, आईसीआर की बात करते हैं। एग्जांपल है कि इसका सॉल्वेंसी रेशियो आपने पढ़े होंगे तरह तरह के रेशियो, लिक्विडिटी, एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो सॉल्वेंसी रेशियो में आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है। कौन सा रेशियो सॉल्वेंसी का पार्ट नहीं है? तो देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अभी ऊपर ही आया है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं, पर ऑपरेटिंग रेशियो का भी पार्ट हो सकता है क्या? ऑपरेटिंग रेशियो सॉल्वेंसी का पार्ट नहीं होता है। चलिए करंट रेशियो एग्जांपल है किसका? लिक्विडिटी में आ जाते हैं करंट, ये है ना क्विक वाले। तो ये सब लिक्विडिटी वाले रेशियो, तो ये सब लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट होते हैं। करंट रेशियो किसका पार्ट है? लिक्विडिटी रेशियो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर्स ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो अगर आप इशू कर भी देंगे बोनस शेयर्स को इशू, तो तब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम पांचवें अपने पार्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जरूर देखिए। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो राउंड अ नंबर टू स्पेसिफाइड पीरियड नंबर ऑफ डिजिट्स? तो राउंड, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है राउंड। चलिए आगे देखते हैं। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी वर्कशीट्स कितने होती हैं? तो जब देखिएगा आप एक्सेल शीट खोलेंगे तब देखिए पता चलेगा 3 ऑलरेडी खुली होती है। तो बाय डिफॉल्ट दी होती हैं 3। प्रोवाइड द रियल पावर टू ए डाटाबेस इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज टू आंसर मोर कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट। तो यहाँ राइट आंसर है क्वारीज प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, अधिक जटिल अनुरोधों का उत्तर देने के लिए अपनी क्षमताओं के संदर्भ में एक डाटाबेस को वास्तविक शक्ति प्रदान करती या करता है क्वारीज। स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल डाटाबेस, इसको क्या कहा जाता है? इसको डाटाबेस डिजाइन कहा जाता है। डाटाबेस डिजाइन किसको कहते हैं? समग्र डेटाबेस के विभिन्न भागों की संरचना को डाटाबेस डिजाइन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ मैचिंग रोज इनटू टेबल्स बेस्ड ऑन
फ्रॉम देयर प्राइमरी एंड फॉरेन की। इसको क्या कहेंगे? ज्वाइन। यानी ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो तालिकाओं में क्षैतिज पंक्तियों की प्राथमिक और विदेशी कुंजियों के आधार पर उनके मिलान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको ज्वाइनिंग कहा जाता है। ज्वाइन करने का काम करते हैं आप। टूल विच जो गाइड करता है एक डिजाइनर को थ्रू अ सीरीज ऑफ डायलॉग बॉक्सेस आते रहते हैं, वो क्रिएट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुटेबल रिपोर्ट। इसको कहते हैं रिपोर्ट विजार्ड। क्या कहते हैं? रिपोर्ट विजार्ड। ऐसा फंक्शन एक्सेल में जो यूज़ किया जाता है मंथली ईयरली इंस्टॉलमेंट्स को रिपोमेंट के लोन के रिपेमेंट के वक्त। देखिए एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग ऋण की वापसी की मासिक वार्षिक किस्तों की गणना करने के लिए किया जाता है? इसको कहते हैं पीएमटी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है पीएमटी। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पे जब ग्रुप करते हैं तो एसेट्स आता है, कैपिटल, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और खर्चे। ये एक तरीके मॉडर्न रूल्स आप इसमें याद कर लीजिएगा। देखिए मॉडर्न रूल इसी के सहायता से मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एसेट में क्या होता है, जब एसेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं आप? डेबिट। एसेट घटते हैं तो क्या? क्रेडिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्या? कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट। रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेंगे तो क्रेडिट, रेवेन्यू घटेंगे तो डेबिट। खर्चे बढ़ेंगे तो डेबिट, खर्चे घटेंगे तो क्रेडिट, है ना। और ये अपने मॉडर्न रूल हो गए। और ट्रेडिशनल रूल भी आपको याद रहे होंगे भाई। कौन से थे? आपके पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल था रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। और रियल का सारे खर्चे डेबिट और सारे जो इनकम और गेन होते हैं वो क्रेडिट। और अपने नॉमिनल का सारे खर्चे डेबिट और सारे नुकसान डेबिट, और सारी नॉमिनल का सारे खर्चे और लॉसेस डेबिट, और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। और रियल का मैंने क्या बताया? व्हाट कम्स इन, सॉरी रियल का मैंने आपको गलत बता दिया। रियल का है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। और पर्सनल का मैंने बताया ही आपको, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो कोई पूछ रहा था मुझसे, मैंने कहा चलो इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। चलिए आप देखते हैं, याद रखिएगा, है ना, ये याद होने चाहिए। तो एंट्रीज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं अधिकतर। ऐसा कौन सा सब सिस्टम डील्स विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स परचेज एंड इशूड स्पेसिफाइड द प्राइस, क्वांटिटी एंड डाटा? इसको कहते हैं इन्वेंट्री सब सिस्टम, यानी सूची इन्वेंट्री उप प्रणाली। चलिए अगला क्या है? कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द डाटा विच इज प्रोसेस्ड बाय द कमांडेड बाय द यूजर थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है विद द डाटा विच इज प्रोसेस्ड बाय द हार्डवेयर कमांडेड बाय द यूजर। यूजर कैसे कमांड देगा? उसको सॉफ्टवेयर के जरिए कमांड देता है। फील्ड एज अप्लाइड टू डाटाबेस टेबल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल कॉलम ऑफ द टेबल। यानी फील्ड का मतलब क्या होता है डाटाबेस में? वर्टिकल कॉलम टेबल के, यानी तालिका की ऊर्ध्वाधर पंक्ति। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं जो हूँ आप लोगों के लिए तरह तरह के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके केवीएस के एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, तरह तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कॉमर्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप लोग देखते नहीं हैं। इस चैनल के माध्यम से देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।